हेलो बच्चों। तो बच्चों हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि एड्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। दैट मीन्स कि हमने आइसो बार के बारे में बात की थी और आइसो बार का मतलब क्या था कि जब प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट एट दैट टाइम डिफरेंट टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन का रेट भी क्या होता है डिफरेंट होता है। और वहां से हमने देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट क्या होता है डिक्रीज, क्योंकि सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। तो ये फिफ्थ टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दैट मींस की फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ रहे थे हम तो, और इसका नाम होगा क्या एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। That means effect of pressure, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है हमें ये देखना। अब एक तो क्लियर होगा कि आइसोथर्म क्यों बोला, क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले हैं टेम्परेचर को क्या रखेंगे कांस्टेंट। जैसे हमने आइसो बार में क्या किया था प्रेशर को कांस्टेंट किया था, और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज दो फैक्टर पे डिपेंड करती है तो दोनों पर कितना डिपेंड करती है ये निकालने के लिए आपको किसी एक को क्या करना पड़ता है कांस्टेंट रखना पड़ता है, तभी हम किसी दूसरे के इफेक्ट को समझ पाते हैं। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं और किसी गैस पर डिफरेंट प्रेशर्स की वैरायटीज को चेंज करता हूं, वेरिएबल रखता हूं प्रेशर को, तो एड्जॉर्प्शन पर क्या फर्क होगा। अब एक बात तो हम ना जानते हैं कि h by m क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब, किस पर, किसी एड्जॉर्बेंट पे, और p क्या है हमारा प्रेशर। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाता किसके बीच में x by m के बीच में एंड p के बीच में, प्रेशर के बीच में, अगर हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो इन्हीं ग्राफ को क्या कहा जाता है, हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें किसी भी गैस के एड्जॉर्प्शन की रेट को पढ़ना है कि कितना प्रेशर लगाने पर कितना एड्जॉर्प्शन हुआ, कितने कम प्रेशर पे या ज्यादा प्रेशर पे कितना एड्जॉर्प्शन हुआ। अगर मुझे ये चेक करना है तो मुझे एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, और उन्हीं एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से जो ग्राफ मिलता है उसे कहा जाता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो क्या लिखेंगे हम, वी कैन डिटरमाइन an experimental relation we can determine an experimental relation between x by m, जानते हो क्या होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जहां पे x क्या होता है द मोल्स ऑफ किसके गैस के, और m क्या है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। बता चुका हूं कि अगर एड्जॉर्प्शन के गैस के एड्जॉर्प्शन को समझना है तो हम एक्सप्रेशन करना है तो इसीलिए करते हैं। क्यों, क्योंकि ये कितने अमाउंट पे, कितने मास पे कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है, कितने मोल एड्जॉर्ब हुए हैं, इसी से पता लगा सकते हैं। क्योंकि एड्जॉर्प्शन बहुत कम होता है इसलिए हमें पर यूनिट एरिया के हिसाब से चलना पड़ता है, पर ग्राम के हिसाब से चलना पड़ता है कि कितने ग्राम पे कितना एड्जॉर्प्शन हुआ, ना कि हम पूरे सरफेस के बारे में, पूरे फिर एड्जॉर्बेंट के बारे में बात करेंगे। बिटवीन x by m and p, p क्या है यहाँ पे प्रेशर, we can determine an expression between relation, experimental relation between x by m and p, and these curves and these obtain, और जो हमें क्या मिलते हैं कर्व्स मिलते हैं, these obtain कर्व्स या ग्राफ, कर्व्स या फिर जो क्या मिलता है हमें ग्राफ मिलता है, इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ये ग्राफ है किसके बीच में, प्रेशर एंड x by m के बीच। अब एक बात क्लियर कि जब ये देखो आप, अगर इस पर पार्टिकल्स ऑफ गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मान लो ये मैंने बंद कंटेनर लिया था और
यहां पर हमारे पास एडजोर्बेंट है। अगर एडजोर्बेंट के पार्टिकल्स, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो इस पर जब एडजोर्ब हो जाते हैं तो क्या हुआ कि पूरे कंटेनर में तो पार्टिकल्स कम हो गए और कहां पर आकर के रह गए, वो सरफेस पे, मतलब वो वेपर फेज में नहीं है। और वेपर फेज में जो पार्टिकल्स थे गैस के, वही तो प्रेशर बना रहे थे। इसका मतलब अब जो प्रेशर है वो कम हो गया, क्योंकि प्रेशर लगाने वाले पार्टिकल्स ही, मॉलिक्यूल्स या एटम्स ही जो है वो कहां, सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब हो। इसका मतलब जब एडजॉर्प्शन होता है, कि जब भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये भी आप नोट कीजिएगा बात को। वी नो दैट व्हेन एडजॉर्प्शन takes place, प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है, हेंस इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या मिलता है आपको, देन एडजॉर्प्शन आल्सो इंक्रीज, देन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस, कि एडजॉर्प्शन की रेट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आई होप ये तो बड़ी साधारण सी बात है और समझ में भी आई होगी कि अगर हम प्रेशर को कम करते हैं, सॉरी, जब एडजॉर्प्शन होता है तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। अगर मैं ओवर प्रेशर दूंगा तो जो पार्टिकल्स पड़े हैं वो और ज्यादा क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन करेंगे। इसका मतलब अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन तो बढ़ता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज आएंगे सरफेस के, जितना क्लोज होंगे उतना ही फोर्स जल्दी लगेगा, उतना ही एडजॉर्प्शन भी क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। तो फंडा क्लियर है यहाँ पे कि प्रेशर से क्या होता है, एडजॉर्प्शन तो इंक्रीज होता है। लेकिन फ्रेंडलिच ने ऐसा नहीं बताया। अब फ्रेंडलिच क्या थे, फ्रेंडलिच ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला दिया और उन्होंने देखा कि इन रियल ये इतनी बात पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हर बार प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता एडजॉर्प्शन। अब कब नहीं करेगा, खुद दिमाग लगाओ। अब पूरा सरफेस मान लो एक मोनोलेयर बना चुका, पार्टिकल सरफेस पे आ चुके हैं, एडजॉर्ब हो चुके हैं, कोई भी सरफेस फ्री नहीं। अगर अब मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये लाइन हर बार तो सही नहीं है, कि टाइम आता है जिसके बाद क्या होता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, जो हमें किस में देखने को मिलेगा, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, वो हम देखने वाले हैं। तो मैंने बता दिया कि इस लाइन का 100% तो श्योरिटी यहाँ पे नहीं निकलता। अभी क्या है, अब हम इसको एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। क्या देखा हमने कि अगर हम प्रेशर को कैसे चेंज करते हैं तो हमें क्या चीजें मिलती है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमें पता है, हमें ये भी पता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, और एक टेम्परेचर की बात और होती है, व्हेन टेम्परेचर इज लो, ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हेन टेम्परेचर इज लो, जब टेम्परेचर क्या होता है, काफी कम होता है, देन एडजॉर्प्शन increase rapidly with increase in pressure, with increase in pressure, मतलब कि जब टेम्परेचर बहुत कम था, पिछली बार पढ़ा था हमने कि टेम्परेचर हाई होने से एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है, रेट उसका डिक्रीज होता है। इसका मतलब लो टेम्परेचर क्या है, वहां पे वैल्यूएबल है। तो अगर टेम्परेचर को लो रखा जाए और उस टाइम अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो रेट भी क्या होता है, काफी ज्यादा रैपिडली क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। हम इसके बारे में एक नाइट्रोजन का एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है वो और देखते हैं। तो ये था अभी तक का हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में।
बच्चों हमने क्या है कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, लेट एन एग्जांपल ले लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ क्या है हमारे पास चारकोल है, 1 ग्राम क्या है हमारे पास चारकोल, और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन करवाने वाले हैं किस पर, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पे हम क्या करने वाले हैं, मतलब प्रेशर को चेंज करेंगे लेकिन टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी के हिसाब से हम नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इन रियल क्या होगा कि जो आपके पास तो क्या है कि इन रियल आपके पास क्या था, मान लो हमने बात की थी कि नाइट्रोजन के एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे थे, यहां हमने प्रेशर को रखा है, ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, x बाय m के बारे में, तो इस तरफ हमारे पास अमाउंट है जो, और ये हमारे पास क्या है प्रेशर, और प्रेशर यहाँ हमने 200 मिलीमीटर मर्करी, यहाँ हमने 400 मिलीमीटर मर्करी, ये हमारे पास 600 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्या है हमारे पास प्रेशर है, काफी कम यूनिट्स में हमने ले रखा। अब आफ्टर दैट स्टार्टिंग में नाइट्रोजन का अगर आप बिहेव चेक करते हो, मैं नाइट्रोजन का ग्राफ बना देता हूं जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि अगर क्या होता है नाइट्रोजन को 83 केल्विन की हम बात करें तो उसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलता। अगर आप टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हो 195 की तरफ अगर आप लेकर के आते हो उसे, तो आपको कुछ ग्राफ यहाँ पे ये कितना है 195 केल्विन पे मिलता है। आफ्टर दैट अगर आप क्या करते हो और इंक्रीज करते हो तो ये आपको कितने पे ऑलमोस्ट 244 केल्विन पे इतना क्या मिलता है ग्राफ, और अगर और ज्यादा इंक्रीज करोगे 300 समथिंग टेम्परेचर पे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलने वाला है। अब ये क्या है, ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, इन रियल ये देखा गया, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड है ये कि इतने टेम्परेचर पे जो अमाउंट है वो इतना क्या होता है एब्जॉर्ब होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा डिक्रीज होगा, और प्रेशर भी है। अगर आप उतना ही एब्जॉर्प्शन रखना चाहते हो तो आपको साथ के साथ प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, और आप ये यहां से या फिर 400 से आप नोटिस कर सकते हो बात कैसे कि 400 मिलीमीटर अगर आपके पास क्या था मर्करी अगर प्रेशर था उस समय, अगर टेम्परेचर आपने 195 दिया था तो ये अमाउंट क्या होता है x बाय m का ये अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन उतने ही प्रेशर पे अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा जो एब्जॉर्ब्ड था वो कम मिलेगा। मतलब एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ये जो ग्राफ है ये आपको क्या करता है, ये बता रहा है कि आपको अगर उतना ही वापस जितना 195 पे कर रहा था एब्जॉर्प्शन करना है तो आपको टेम्परेचर को प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। देख लो आप खुद ही, अगर 400 पे इतना है और इस पे अगर इतना है तो अगर आप वापस चाहते हो कि जितना 195 टेम्परेचर पे क्या हुआ था एब्जॉर्प्शन हुआ था उतना करने के लिए आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर के ये ग्राफ भी वहां पहुंचेगा, आपको उसके इक्वल मिलेगा। तो ये है किसके लिए, नाइट्रोजन एंड चारकोल के लिए जो है वो एब्जॉर्प्शन का ग्राफ देखा गया। अब मैं ना इसकी थ्योरी आपको बता देता हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन काफी। अब क्या है कि लो प्रेशर वाली बात मैंने लिखा दी थी, लो टेम्परेचर वाली बात कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है प्रेशर ज्यादा लगा थोड़े से प्रेशर से ज्यादा क्या होता है वहां पे इंक्रीज होता है, जो अमाउंट हमारे पास मिलता था हमने एक एग्जांपल भी लिया। अब क्या होगा, एक टाइम आएगा जब प्रेशर को इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कब आएगा, आफ्टर कंप्लीट adsorption on surface of adsorbent, on surface complete adsorption of surface, that means monolayer या डाइलेयर, मोनो या मतलब जो भी मोनोलेयर करती है गैसेस वो हम लैंग्वेज के अंदर पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं देख लीजिए आप इसको
कि कंप्लीट एडजॉर्प्शन जब सरफेस पे हो गया था तो क्या है, अनऑक्युपाइड सरफेस तो आपके पास बचा नहीं, तो इसके बाद क्या होगा, सरफेस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है बात, ये सरफेस एनर्जी वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब यहां एक बात ध्यान से देखना कि जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो गया तो अब आपको या तो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि पार्टिकल्स क्या हो, डिसॉल्व हो। क्यों, क्योंकि सरफेस तो कंप्लीटली क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, मतलब अब और ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता गिवन टेम्परेचर पे। तो ये भी लिख दीजिएगा, नो मोर एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस एट गिवन प्रेशर, नो मोर एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस एट गिवन कंडीशन, कि जो भी आपके पास कंडीशन है उस पर तो और ज्यादा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। इसका मतलब क्या आएगा, स्टेज आएगा, हेंस स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम रीच, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, आ चुकी है यहाँ पे। क्लियर है बात, ये इसका मतलब जो अमाउंट है सरफेस पे, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ गैस ऑन सरफेस, अमाउंट ऑफ गैस ऑन किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, सरफेस पर गैस का जितना अमाउंट है वो, और अमाउंट ऑफ गैस जो हमारे पास रिमेनिंग बची है, अमाउंट ऑफ गैस कौन सी, जो अनएब्जॉर्ब्ड थी, सॉरी अनएब्जॉर्ब्ड जो गैस है, दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल। यही तो था कि कंडेंसेशन जब इवेपोरेशन के इक्वल आए, या फिर जितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो चुका है वो बाहर वाले अमाउंट के क्या हो जाए, अगर इक्वल हो जाए तो और ज्यादा एब्जॉर्प्शन वहां पे उस गिवन कंडीशन पे तो हो नहीं सकता। समझ में आई बात ये, और ये जिस प्रेशर पे होता है, ये एब्जॉर्प्शन जिस प्रेशर पे होता है, ठीक है ना, उसे कहा जाता है सैचुरेशन प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन प्रेशर। तो अगर कोई पूछे कि सैचुरेटेड या सैचुरेशन प्रेशर का मतलब क्या है, कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, कि जब भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम आता है, किस प्रेशर पे आता है, उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड प्रेशर के नाम से हम जानते हैं। पीएस से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। बेसिक पोर्शन क्या है, बस इतनी सी बात है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, मान ली बात, लेकिन हर बार ये बात सही नहीं होती, जो हम किस में पढ़ेंगे, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो यहां तक तो है, इतना ही हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार से प्रेशर पे डिपेंड करता है, डिपेंड तो करता है और कैसे करता है, कि इंक्रीज होता है रेट, लेकिन कितने प्रेशर पे कितना इंक्रीज होता है वो तो हमें एक्सपेरिमेंटल पता चलेगा। इसलिए नाइट्रोजन का एग्जांपल भी देखा हमने कि डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, प्रेशर पे भी रेट क्या होती है, डिफरेंट होती है। प्रेशर को हमें बढ़ाना पड़ता है उतना ही एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है। अभी एक सिक्स्थ पॉइंट है, उसको करने के बाद चलते हैं हम फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोटोप पे। तो चलिए देखिए एक बार सिक्स्थ पे चलते हैं। वो यूं ही बता देता हूँ आपको सिक्स्थ पॉइंट, आप उसको बुक में से वैसे भी देख सकते हो। वो था एक्टिवेशन के बारे में, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। अब बात ये है कि एडजॉर्बेंट को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। सबसे पहली बात बेटा, एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट किसके लिए करना, एडजॉर्प्शन के लिए, मतलब एडजॉर्प्शन की रेट को बढ़ाने के लिए। तो क्या हो सकता है, हमें पता है कि सरफेस रफ होना चाहिए तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, अगर सरफेस पर पहले से कोई पार्टिकल नहीं है तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है, या सरफेस में क्या होते हैं, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 3 तरीके। पहला नोट करो, क्या करना, एक्टिवेट करना। तो कैसे करेंगे, लिखिए, बाय रिमूविंग एडजॉर्ब्ड पार्टिकल्स और गैसेस, कि वो गैसें जो पहले ही एडजॉर्ब हो चुकी है उनको हटा करके हम एडजॉर्बेंट को दोबारा से क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। क्लियर, जैसे चारकोल की केस में करते भी हैं, चारकोल को हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, बताया था मैंने। क्यों, क्योंकि अब उसमें जो गैस थी, जो पहले से गैसें थी, उसके पोर्स के अंदर वो निकल चुकी हैं और ज्यादा एब्जॉर्प्शन ये कर पाएगा।
तो पहला क्या है, बाय रिमूविंग द एब्जॉर्ब्ड गैसेस। सेकंड क्या होता है, बाय फाइनली डिवाइडिंग, या फिर पाउडर फॉर्मेशन के द्वारा, कि अगर हम पीसीज के अंदर, स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर, पीसीज के अंदर अगर हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं एब्जॉर्बेंट को, तो सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा मिलेगा। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट, जो क्या है, थर्ड पॉइंट में हमें करना था, क्या बताया था मैंने, फर्स्ट था रिमूव करना, सेकंड हमारे पास किसके बारे में था, उन पार्टिकल्स के, which was the third one, I didn't get it, it was, I told you just now what we were doing, we were going to activate the adsorbent, and the first of all we will remove, and the second we will like this pore structure. So yeah, forgot what I was saying. There was only 2 or 3. I told the one name. Oh yeah, the first one. By making the surface rough. कि अगर हम सरफेस को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर सरफेस को रफ करेंगे तो क्या होगा, इंट्रिंसिक्स ज्यादा होंगे सरफेस के ऊपर, फ्री स्पेस ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन का रेट क्या मिलेगा, उस फ्री स्पेस में ज्यादा मिलेगा। तो सरफेस को रफ करके जो पहले से एब्जॉर्ब्ड हैं गैसेस उनको रिमूव करके, या फिर हम क्या करके उनको, मतलब वो तो एक्टिवेशन हो ही गया ना फर्स्ट तो, या फिर हम क्या करते हैं, जो सेकंड पॉइंट था हमारे पास वो किसके बारे में था, सब डिवाइडिंग करके। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट है क्या करने के लिए, एक्टिवेशन, उसको इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में।